नमस्ते। आज हम एक कहानी में बहुत गहरे उतरने वाले हैं। हाँ, एक ऐसी कहानी जो दबाव, महत्वाकांक्षा और शक्ति के खेल को दिखाती है। हमारे पास एक छात्रा है एंड्रिया और उसके डीन प्रोफेसर मैथ्यू चैंडलर हम्म, और उनके बीच हुई एक मुलाकात का पूरा ब्यौरा है। और ये पूरा वाकया हमें एंड्रिया के नजरिए से मिलता है, जो इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। बिल्कुल, उसकी घबराहट से लेकर उसके उठाए गए एक बहुत बड़े और शायद खतरनाक कदम तक। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। और समझने की कोशिश करते हैं कि ये किरदारों की मंशा और उनके रिश्तों के बारे में क्या कहती है। हाँ, क्योंकि जो बात इसे शुरू से ही पकड़ लेती है वो है तनाव। बिल्कुल, लेखक शुरू से ही एक तनाव का माहौल बना देता है, सिर्फ किरदारों से नहीं, बल्कि जिस जगह ये सब हो रहा है उससे भी। तो आज हम यही देखेंगे कि कैसे प्रोफेसर के ऑफिस से लेकर उनकी रेप्यूटेशन तक हर चीज मतलब शक्ति के एक असंतुलन को दिखाने के लिए इस्तेमाल की गई है। और हमारी आज की पड़ताल का मकसद ये समझना होगा कि जब कोई हताशा की हद तक पहुंच जाता है तो नैतिक सीमाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है एंड्रिया के साथ। वो प्रोफेसर चैंडलर के ऑफिस के दरवाजे के बाहर खड़ी है। और पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ऑफिस का जिक्र। हाँ, ये किसी पुराने किताबों से भरे प्रोफेसर का कमरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली का कोई ऑफिस लग रहा है। साफ सुथरी टेबल, एक स्लीक कंप्यूटर, सब कुछ मॉडर्न और मिनिमलिस्ट। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है। ये ऑफिस सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये प्रोफेसर चैंडलर के व्यक्तित्व का आईना है। मतलब ये उनकी शक्ति और नियंत्रण को दिखाता है। बिल्कुल, जैसे एक टेक सीईओ अपनी कंपनी के हर पहलू पर कंट्रोल रखता है, वैसे ही प्रोफेसर अपनी दुनिया पर नियंत्रण रखते हैं। कोई बिखरा हुआ कागज नहीं, कोई धूल नहीं। तो ये माहौल ही बता रहा है कि यहाँ आने वाले को नियमों के हिसाब से चलना होगा, है ना? सही बात है। ये अकादमिक दुनिया की पारंपरिक शक्ति नहीं है, ये पैसे और रुतबे वाली एक आधुनिक शक्ति का प्रदर्शन है। और ये शक्ति सिर्फ ऑफिस में ही नहीं दिखती, उनके कपड़ों का भी जिक्र है। हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। वो पुरानी स्टाइल की ट्वीड जैकेट नहीं पहनते, बल्कि फॉर्म फिटिंग स्पोर्ट्स कोट और लेदर जैकेट्स। कहानी में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो अपने कुछ छात्रों से भी बेहतर कपड़े पहनते हैं। तो ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज बना रहे हैं जो सिर्फ एक टीचर की नहीं है। बिल्कुल, एक सेलिब्रिटी की तरह। हाँ, एक सेलिब्रिटी। वो एक अकादमिक से ज्यादा बहुत कुछ हैं। कहानी में उनकी ओल्ड मनी वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी जिक्र है। मतलब उन्हें इस नौकरी की जरूरत नहीं है, अच्छा। वो ये काम अपनी शर्तों पर करते हैं। ये सारी चीजें, पैसा, स्टाइल, नियंत्रण, मिलकर उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाती हैं जो डराता भी है और शायद कुछ लोगों के लिए आकर्षित भी करता है। वो नियमों से परे लगते हैं। और इसी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने एंड्रिया खड़ी है, बेचारी बहुत घबराई हुई। हाँ, उसका प्रोजेक्ट अधूरा है। और उसे दूसरे छात्रों की बातें भी याद आ रही हैं। जैसे किसी ने कहा था, तुम अपना काम कितना भी सुधार लो, वो हमेशा कोई ना कोई गलती निकाल ही लेते हैं। तो ये सिर्फ प्रोजेक्ट का डर नहीं है, ये उस आदमी की रेपुटेशन का डर है। सही। पर यहाँ एक और परत है ना? हाँ, और वो परत है आकर्षण की। डर के साथ साथ एक अजीब सा आकर्षण। अच्छा, ये कहाँ से आया? उसकी दोस्त मेव ने उसे प्रोफेसर की तस्वीरें दिखाई थीं। उनकी शानदार जीवन शैली, उनकी खूबसूरत गर्लफ्रेंड्स, ये सब एंड्रिया को एक ही वक्त पर यह एहसास दिलाता है कि वो प्रोफेसर की दुनिया से कितनी दूर है। और शायद उसी दुनिया का हिस्सा बनने की एक दबी हुई इच्छा भी जगाता है। बिल्कुल, और ये दोनों भावनाएं, डर और आकर्षण, उसे एक बहुत ही कमजोर स्थिति में डाल देती हैं। तो इस मिलीजुली भावना के साथ वो हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। और अंदर का सीन मतलब और भी ज्यादा तनाव भरा है। प्रोफेसर कंप्यूटर से नजर हटाए बिना कहते हैं, 5 मिनट देर से। सिर्फ 3 शब्द। हाँ, पर बहुत असरदार। ये एक क्लासिक पावर प्ले है। बिना देखे बात करना, सीधे उसकी गलती बताना। वो एंड्रिया को तुरंत बैकफुट पर धकेल देते हैं। उसे ये महसूस कराते हैं कि उसका समय कीमती नहीं है, पर उनका है। हाँ, और जब वो बताती है कि उसका प्रोजेक्ट अधूरा है तो प्रोफेसर का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कहते हैं, पहले तुम देर से आती हो और फिर मेरे पास एक अधूरा प्रोजेक्ट लेकर आती हो। इस एक पल में एंड्रिया का पूरा भविष्य दांव पर लग जाता है। कहानी में इसे डोमिनोज की गिरने जैसा बताया गया है। उसका ग्रेजुएशन, उसका मास्टर्स का सपना, सब कुछ एक धागे से लटका है। और यहीं पर कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, उस चरम गुस्से और डर के पल में भी एंड्रिया प्रोफेसर के लुक्स पर ध्यान देती है। ये तो बहुत अजीब है। स्रोत कहता है, उसकी दुनिया उजड़ रही थी, पर वो ये सोचे बिना नहीं रह सकी कि वो कितने हैंडसम हैं। एक तरफ करियर तबाह होने का डर
और दूसरी तरफ ये आकर्षण। ये विरोधाभास ही शायद उसे अगला कदम उठाने के लिए तैयार करता है, जब उसे लगता है कि अब पारंपरिक रास्ते बंद हो चुके हैं। माफी मांगने या सफाई देने से बात नहीं बनेगी। तब वो एक ऐसा रास्ता चुनती है जिसके बारे में उसने सोचा तो था, पर उसे हास्यास्पद मानकर टाल दिया था। वो कहती है, प्रोफेसर, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, बस मुझे एक मौका दीजिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो जानबूझकर अपनी कुर्सी पर आगे की ओर झुकती है ताकि उसकी ड्रेस का वी नेक और गहरा दिखे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये हताशा में उठाया गया कदम है या एक सोची समझी चाल? कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। हाँ, कि ये एक ऐसा मूव है जो उसके लिए पहले भी काम कर चुका है। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से मजबूरी का फैसला नहीं है, वो अपने आकर्षण को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना जानती है। मैं कहूंगा कि ये हताशा से पैदा हुई एक रणनीति है। वो एक ऐसे कोने में धकेल दी गई है जहां उसे लगता है कि उसके पास यही एक हथियार बचा है। मतलब वो पीड़ित है पर असहाय नहीं है। सही, वो स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, भले ही उसका तरीका नैतिक रूप से संदिग्ध हो। वो एकेडमिक गेम हार रही थी, इसलिए उसने खेल का मैदान ही बदल दिया। और प्रोफेसर की प्रतिक्रिया से लगता है कि उसकी ये चाल काम कर रही है। हाँ, वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन कहानी बताती है कि उसने उनकी नजर को ठीक वहीं पड़ते देखा जहां वो चाहती थी, अपनी क्लीवेज पर। तो एक अनकहा संवाद शुरू हो गया है। बिल्कुल। और एंड्रिया इस छोटे से संकेत से हिम्मत पाती है, वो और आगे बढ़ती है। वो टेबल पे रखे प्रोफेसर के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। ये शारीरिक संपर्क की पहली सीमा को लांघना है। अब गेंद प्रोफेसर के पाले में है, वो उसे झिड़क सकते थे, उसे बाहर निकाल सकते थे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो पूछते हैं, ये तुम क्या कर रही हो? पर कहानी के मुताबिक उनकी आवाज में गुस्सा नहीं बल्कि एक नरमी थी। हाँ, और ये 1,00,000% का सवाल है। क्या वो इस स्थिति से हैरान थे या कहीं ना कहीं वो भी इसी दिशा में सोच रहे थे? कहानी हमें ये साफ साफ नहीं बताती। और यही इसकी खूबी है। क्या ये एक शिकारी का जाल है जिसमें एंड्रिया फंस गई, या क्या एंड्रिया की पहल ने उन्हें चौंका दिया और अब वो स्थिति का फायदा उठा रहे हैं? उनकी नर्म आवाज तो यही संकेत देती है कि वो इस नए खेल में शामिल होने के लिए तैयार है। एक तरह से हाँ, वो शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और अब एंड्रिया उन्हें एक अलग तरह की शक्ति का प्रदर्शन करने का मौका दे रही है। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। हाँ, बहुत तेजी से। एंड्रिया अपनी कुर्सी से उठकर प्रोफेसर की डेस्क के पास घुटनों पर बैठ जाती है और उनका पैर पकड़ लेती है। ये समर्पण का एक बहुत ही नाटकीय प्रदर्शन है। हाँ, और यहाँ शक्ति का संतुलन बहुत ही अजीब तरीके से बदलता है। शारीरिक रूप से वो एक अधीन स्थिति में है, वो घुटनों पर है, लेकिन कहानी को आगे कौन बढ़ा रहा है? वो एंड्रिया है। वो एंड्रिया है। वो हर अगला कदम उठा रही है। वो अपने डर को साहस में बदल चुकी है। वो सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही, वो कार्रवाई कर रही है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस पल में एंड्रिया ज्यादा शक्तिशाली है? मैं कहूंगा कि वो स्थिति को ड्राइव कर रही है, लेकिन शक्ति अभी भी प्रोफेसर के पास ही है। वो उसे किसी भी पल रोक सकते हैं। तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसे न रोक कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक मौन सहमति है। जब एंड्रिया अपना हाथ उनके पैर से ऊपर उनकी जांघ तक ले जाती है और वो उसे ऐसा करने देते हैं, तो ये समझौता पक्का हो जाता है। और तभी प्रोफेसर वो लाइन कहते हैं जो इस पूरी घटना को सील कर देती है। तुम जानती हो, एक बार जब हम इस रेखा को पार कर लेंगे तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। ये एक चेतावनी की तरह लगता है, लेकिन क्या ये असल में एक निमंत्रण है? ये दोनों है। ये एक तरह से खुद को बचाने का तरीका भी है। ये कहकर वो जिम्मेदारी का एक हिस्सा एंड्रिया पर डाल रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं, तुम ये जानबूझकर कर रही हो, तुम इसके अंजाम समझती हो। ये इस बात की खुली स्वीकृति है कि जो हो रहा है वो अकादमिक और पेशेवर सीमाओं का खुला उल्लंघन है। और वो इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। हाँ, ये अब एक अनकहा समझौता नहीं रहा, ये एक कहा हुआ समझौता बन गया है। और एंड्रिया पीछे नहीं हटती। वो एक छोटी बच्ची की तरह सिर हिला देती है। कहानी का अगला हिस्सा इस मुलाकात के यौन अंजाम का विस्तार से वर्णन करता है, पर यहाँ भी भाषा बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, उस हिस्से में भाषा का इस्तेमाल फिर से शक्ति और नियंत्रण के विचार को पुष्ट करता है। प्रोफेसर कहते हैं, चलो देखते हैं तुम कितनी अच्छी हो। और बाद में कहानी में लिखा है, वो उसे एक सबक सिखा रहा था, एक ऐसा सबक जो वो कभी नहीं भूलेगी। इस भाषा से साफ है कि भले ही शुरुआत एंड्रिया ने की हो, नियंत्रण अब पूरी तरह से प्रोफेसर के हाथ में लौट आया है। वो इसे एक लेन देन से एक सबक में बदल देते हैं।
और जो बात इस कहानी को और भी पेचीदा बना देती है वो है एंड्रिया की अपनी सोच। हाँ, उसके अपने विचार। उस पूरी घटना के दौरान वो डर और उत्साह के साथ साथ एक तरह की जीत भी महसूस कर रही है। वो ये भी सोचती है कि क्या वो उनकी पिछली गर्लफ्रेंड से बेहतर थी। हाँ, ये दिखाता है कि उसके लिए ये सिर्फ एक मजबूरी का सौदा नहीं था। सही कहा, ये उसे एक साधारण पीड़ित के खांचे में रखने से रोकता है। कहानी उसे एक ऐसे किरदार के रूप में पेश करती है जो अपनी स्थिति को समझता है और अपने फायदे के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करने का सचेत निर्णय लेता है। उसकी अपनी इच्छाएं, असुरक्षाएं, ये सब भी इसमें शामिल हैं। हाँ, ये किसी को दोषी या निर्दोष ठहराने की कहानी नहीं है। ये इच्छा, शक्ति और एजेंसी के बीच की धुंधली रेखाओं को दिखाती है। तो इस कहानी के अंश का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि ये सिर्फ एक कामुक दृश्य से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये शक्ति, नैतिकता और हताशा के उन जटिल मुद्दों को छूता है जहां सही और गलत के बीच फैसला करना मुश्किल हो जाता है। ये हमें किरदारों के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। प्रोफेसर चैंडलर जो अपनी शक्ति और नियंत्रण का आनंद लेते हैं, और एंड्रिया जो अपने भविष्य को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन साथ ही वो उस आदमी के प्रति आकर्षित भी है जो उसे बर्बाद करने की ताकत रखता है। आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। हमने ये पूरी कहानी एंड्रिया के नजरिए से देखी है। हमने उसके डर, उसकी हताशा और उसकी रणनीति को समझा। हाँ। जरा सोचिए, अगर यही कहानी प्रोफेसर चैंडलर के नजरिए से लिखी जाती तो वो कैसी होती? क्या वो खुद को एक शिकारी के रूप में देखते या एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे एक हताश छात्रा ने फुसलाया? और क्या उनके नजरिए से इस घटना की नैतिकता में कोई फर्क पड़ता है? यही सवाल इस कहानी को और भी गहरा बना देता है।